अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में नाते मिर्ज़ा एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद है और आज के प्रोग्राम का 1 पॉइंट एजेंडा है। आज हमने सोचा है कि सिर्फ हमने जो बात करनी है, हमने झूठे को घर तक पहुंचाना है। इसका मतलब यह है कि जो भारत के मज़मूम मकासद है वो हमने बेनकाब करने, भारत को एक्सपोज करना है, भारत के झूठ को एक्सपोज करना है। हाँ, पूरी दुनिया जानती है जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंटीमेट किया, एक दफ़ा नहीं बारहा, कि भारत एक दफ़ा फिर कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और उसकी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी जो है वो एक दफा फिर जिस तरह से उसने पुलवामा अटैक किया और जो सारा ड्रामा उसने क्रिएट किया उसकी जिम्मेदारी एक दफा फिर वो पाकिस्तान पर डालने का सोचे बैठा है। तो बेहतर यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले से इस बात से अवेयर हो और पाकिस्तान पहले दिन से कहता है कि हम किसी भी ऐसी मजमूम साजिश का ना हिस्सा थे, ना हिस्सा है और ना हिस्सा बन सकते। भारत के मजमूम मकासद क्या है वो गाहे बगाहे आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में हमारे ऊपर जाहिर होते रहे। हमने देखा हाल ही में, मैं अगर बहुत पीछे ना जाऊं, मैं हाल ही में अगर देखूं कि इस वक्त भारत किस पोजीशन में है और क्या पिछले दिनों ने कबूतर को पकड़कर और उस पर स्पाई पिजन का इल्जाम लगाकर वो तमाम चीजें कर डाली, उसमें पूरी हर मुमकिन कोशिश कर डाली कि कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तान से या जो कश्मीरी मुजाहिदीन है उनके साथ लिंक कर दे। और उन्होंने कहा कि जी उसके ऊपर जो भी उसका मालिक था उसका मोबाइल नंबर शायद उसके ऊपर लिखा था और वो उसको कोड समझ के उसको डीकोड करते रहे। तो कहने का मकसद ये है कि वो किस मेंटल स्टेट पर इस वक्त आ चुका है और वो किस तरह से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को मिलान करने की कोशिशें कर रहा है। बहुत पीछे नहीं जाते हैं, अभी हाल ही की हम बात कर लेते हैं। 27 मई जो अभी हाल ही में गुजरा है उसमें मुकामी पुलिस की मदद से एक एक्सप्लोसिव उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी जो कि बारूदी मवाद उन्होंने कहा कि ये उससे भरी हुई थी। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने जैश ए मोहम्मद पर भी डाली और उसके साथ साथ हिज़्बुल मुजाहिदीन पर डाली कि वो इसकी जिम्मेदार है, उन्होंने ये पाकिस्तान की मदद से यहाँ पर की है। सबसे बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसलिए इसको करार दिया गया कि जो उसका ड्राइवर था सिंगल हैंडेडली वो ऑपरेट हो रही थी, ड्राइवर मौके से फरार हो गया, पैदल वहां से भाग गया। इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा ड्रामा कुछ भी नहीं हो सकता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी उसका कोई प्लान भी नहीं था, वो बारूद से भरी गाड़ी लेके वो वहां पर पहुंच गया था और उसके बाद पुलवामा पे और वहां से वो फरार भी हो गया। DGISPR इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं एक निजी चैनल से। आइए मैं आपको पहले वो सुनवाती हूँ, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। 370 को खत्म किया, 35A को खत्म किया और उसके बाद कश्मीरियों पर उसका जुल्म सितम बढ़ गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो आज़ाद कश्मीर की जो पुरअमन सिविलियन आबादी है उस पर उसकी जारहियत बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा सीज फायर्स की वायलेशन हो रही है, सिविल आबादी निशाने पे है। हिंदुस्तान ने ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद और कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसकी जारहियत बहुत बढ़ गई है। इसकी क्या आपको वजह समझ आ रही है? जी, थैंक यू वेरी मच अहमद मीर साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया इन्हीं के तनाजुर में मैं थोड़ा सा पहले आपको एक रन डाउन भी दे दूं कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सिचुएशन है पिछले कुछ अरसे से बहुत तशवीशनाक है। इस साल में सिर्फ अगर हम देखें तो 1229 मरतबा तो सिर्फ सीज फायर वॉलेशन हुई हैं। 7 सिविलियंस वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, 90 से ज्यादा सिविलियन जख्मी हुए हैं। कई मरतबा भारत के क्वाडकॉप्टर्स ने हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी भी की है और हाल ही में हमने उनके कुछ क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए भी हैं जिनको मीडिया में भी कवर किया गया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भारतीय सीनियर मिलिट्री क़यादत बार बार मुख्तलिफ एलिजिड लॉन्च पैड से दरअंदाजी की बात करती है, जो मेरे ख्याल में उनकी अपनी फौज की पेशावराना सलाहियत पर भी एक सवालिया निशान छोड़ते हैं कि इतनी वेल गार्डेड लाइन ऑफ कंट्रोल, इतने बेहतरीन काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स के बावजूद कैसे कोई वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन्स इन द वर्ल्ड। अभी जो हालिया दिनों में इन्होंने आर्टिलरी अपनी डिप्लॉय की वो भी सिविल आबादी में डिप्लॉय की ताकि अगर कोई काउंटर बम्बार्डमेंट हो तो वो भी सिविलियंस को टारगेट किया जाए जो कश्मीरी सिविलियंस मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं। इन तमाम हालात में पाकिस्तान फौज बहुत बेहतर तरीके से इसका जवाब दे रही है, मगर हम उसी एरिया में उसी कैलिबर के मुताबिक उसका जवाब देते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में और हमारी पूरी कोशिश होती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मौजूद सिविल आबादी को किसी तौर पे कोई नुकसान न पहुंचे। तमाम पूरे कश्मीर में
मजलूम कश्मीरी जो हैं बिला तफरीक भारतीय जारियत का निशाना बन रहे हैं। औरतें भी हैं उनमें, मासूम बच्चे भी शामिल। जी यहाँ तक के सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंडियन हैं उन्होंने 7 साल के मासूम बच्चों तक को भी माफ नहीं किया। और अभी कल ही बल्कि आई थिंक हाईलाइट करना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इन कॉन्फ्लिक्ट का दिन है। और इस दिन की मुनासबत से अगर देखा जाए तो सब हजारों बच्चे और नौजवान भारतीय पैलेट गन्स का शिकार हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। जी और पब्लिक रिएक्शन के खौफ का ये आलम है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस एहतजाज को दबाने के लिए जो कश्मीरी नौजवान हैं उनको शहीद करके उनकी डेड बॉडीज भी अब बुरसा के हवाले नहीं कर रही हैं। जी इसी तरह मतलब अजीबो गरीब किस्म के उन्होंने इल्जामात की भी बौछार की पाकिस्तान के ऊपर। इट स्टार्टेड विद जब कोरोना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान से कोरोना इन्फेक्टेड टेररिस्ट जो हैं उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भेजा गया और इस तरह मकबूजा कश्मीर में कोरोना फैला है। और इसके अलावा अभी जो रिसेंट उनका सबसे बड़ा जो अगर ड्रामा था जो लेटली हुआ, जो पुलवामा 2 जिसको उन्होंने कहा है, उस ड्रामे के अंदर रात को उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी, उसके ऊपर फायर किया जिसके अंदर एक्सप्लोसिव भी वो कहते हैं कि जी पड़ा हुआ था। और जिसके जो फायर किया वो बंदा जो निकला वो पैदल वहां से फरार भी हो गया। सारी रात वो गाड़ी भी वहां पे रखी गई और अगले दिन डे लाइट में पूरे मीडिया कवरेज के सामने उसको एक आबादी के अंदर ही उस गाड़ी को तबाह किया गया ताकि किसी किस्म का एविडेंस न मिल सके। सो ये सारी जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है, दिस इज स्टेज बीइंग सेट, एक स्टेज सेट की जा रही है जिसके ऊपर हमारे वजीर आजम साहब बहुत दफा कह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है इंडिया में। और ये जो पुलवामा 2 उन्होंने किया, इससे चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही है। और जब वो स्टेटमेंट आई तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने वही जो प्लान कर रहे थे उसको गाड़ी को उन्होंने सामने लाके और फाड़ दिया। और अब ये कह रहे हैं कि 3 मजीद गाड़ियां इस तरह की यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा। सो ये एक स्टेज सेट की जा रही है अगले आने वाले चंद माह में पाकिस्तान के ऊपर की तरफ जारियत करने की, एक एडवेंचरिज्म की। अच्छा और जिस तरह आपने इस सवाल के दौरान आपने कुछ चीजों का जिक्र किया जी, इसका मकसद अगर मतलब मैं अगर सही समझाऊं जो आप जानना चाह रहे हैं कि मकसद क्या है, क्यों ये कर रहे हैं। हाँ जी, क्यों करना चाह रहे हैं? इसका मकसद ये है कि लेटली हिंदुस्तान को कई फ्रंट्स पे हजीमत का सामना हुआ है, बहुत शर्मिंदगी हुई है। अगर मैं पहले जिक्र करूं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो इंडिया और चाइना की जो हालात चल रहे हैं, अंदर 3 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जो कल या परसों मेरे ख्याल में राजनाथ साहब का इंटरव्यू आपने सुना होगा, उसमें भी उनसे यही सवाल पूछा गया और उसको उन्होंने डाउन प्ले भी किया। सो वहां पे सख्त शर्मिंदगी का सामना है, उसको ये किसी न किसी तरह डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे भी आपको मालूम है कि उन्होंने नक्शों का जो बाउंड्री का मसला हुआ है इनके साथ, वहां पे भी काफी शर्मिंदगी हुई है। फिर इंटरनली अगर आप देखें तो जो कोरोना वायरस की मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत से मसाइल सामने आए हैं। इंडिया में जो लेबर की माइग्रेशन है वो पूरी दुनिया ने देखी है कि क्या हुआ, किस तरह से उसको मैनेज किया गया। और ऑफ कोर्स कोरोना बुरी तरह से फैल रहा है, इकोनॉमी इज इन डॉलरम्स। फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उन्होंने इकदाम किए 5 अगस्त के बाद, वो तमाम इकदाम बैकफायर कर गए हैं। और उसके अंदर जो कुछ कश्मीरियों के साथ इस वक्त हो रहा है पूरी दुनिया उसको देख रही है। और इसी से अगर आप रिलेट करें कि जो इंडिया ने CAA का निफाज जो किया और जो जिससे एक इस्लामोफोबिया की एक लहर उठी है इंडिया के अंदर, जिसको पूरी दुनिया ने महसूस किया। यूनाइटेड नेशंस ले लें, यूरोपियन यूनियन ले लें, आप यूनाइटेड स्टेट्स ले लें, दुनिया के हर फोरम पे तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ले लें, सब ने इंडिया को इस चीज के ऊपर सवाल किया है। अच्छा। कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और मैसिव किस्म की एक एम्बैरसमेंट चल रही है, मैसिव किस्म की फेल्योर है हर लेवल पे। सो इन तमाम चीजों से जो करंट लीडरशिप है इंडिया की, उनका ये ख्याल है कि इन तमाम चीजों से तवज्जो उठाने का
सबसे बेहतरीन जरिया उनके लिए ये है कि पाकिस्तान के साथ कोई एक पाकिस्तान की तरफ एक एडवेंचरिज्म किया जाए। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने टेम्परेचर रेस किया हुआ है। सो किसी किस्म की जारियत जब होगी यहाँ पे तो ऑब्वियसली उनका ख्याल है कि बाकी तमाम चीजों से इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी सबकी तवज्जो इस जगह पे आ जाएगी। अच्छा, आपने बड़े तफसील के साथ ये सारा जो इंडिया का प्लान है वो एक्सपोज किया है, साजिश को बेनकाब आपने कर दिया। अब इसमें बड़ा सिंपल सा छोटा सा सवाल है कि अब इस सूरत हाल में हमें पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए, कैसे इंडिया के अजाइम को और उसकी डिसइंफॉर्मेशन को हम कैसे एक्सपोज करें, कैसे नाकाम बनाएं? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बीइंग अ मिलिट्री स्पोक्स पर्सन मैं ये बता दूं कि अगर इंडिया ने किसी किस्म की जारियत का इर्तिकाब पाकिस्तान की तरफ किया तो इट विल बी रिस्पॉन्डेड विद फुल माइट। इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाल ही में इस चीज का जिक्र किया और अभी उन्होंने एक और बात की क्वेटा में जब वो गए थे कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो दरीना प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनका हल हुए बगैर सस्टेनेबल पीस जो है वो उसकी वो नहीं हो सकता यहाँ पे। सो वो तमाम दरीना मामलात का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक इस खित्ते में भारत के साथ है, चाहे वो चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो नेपाल का है, चाहे वो बांग्लादेश का है। और इसके अलावा भी इंडिया जिस तरह से अपनी असर रसूख एक्सपैंड करने के लिए जिन ममालिक में वो डायरेक्टली जिसके साथ उनकी नहीं भी है बाउंड्री, उनके अंदर भी अमल दखल कर रहा है। सो इस सारी चीज का सबसे पहला तो जवाब मैं ये दूंगा कि वी आर रेडी और वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल रिस्पॉन्ड विद फुल माइट। और इसका मुजाहरा पिछले साल उन्होंने देख लिया था। अब आगे क्या करना है, हमने इसके ऊपर बारहा ऑफर किया है कि जो इल्जामात ये लगाते हैं कि जी सो कॉल्ड लॉन्च पैड्स फुल पड़े हुए हैं, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप को हमने खुली छूट है पाकिस्तान साइड पे, उनको कहीं पे भी वो आ जा सकते हैं। इसी तरह हम इंटरनेशनल मीडिया को कई दफा इन इलाकों में लेके भी जा चुके हैं और अभी दोबारा लेके जाने को तैयार हैं। आप खुद मैं समझता हूं कि आप यहाँ पे कई मरतबा जा चुके हैं और आपने खुद ये इलाके देखे हैं। तो पाकिस्तान में किसी किस्म की एक्सेस जो है वो हमने डिनाई नहीं की, और अगर यही एक्सेस इंडिया की साइड पे भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, इंटरनेशनल मीडिया को दी जाए तो चीजें बहुत क्लियर हो सकती हैं। बहुत अगर ये जो कुछ ये इल्जाम ये लगा रहे हैं इसका एम्पिरिकल एविडेंस तो कोई मसला ही नहीं है आजकल मिलना। बिल्कुल ठीक है। सो ये तमाम चीजें, तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिलिट्री एडवेंचरिज्म एंड दोज कॉन्सिक्वेंसेस विल बी अनकंट्रोलेबल और अनइंटेंडेड। सो लेट्स नॉट प्ले विद फायर हियर। लेट्स नॉट प्ले विद फायर। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, DG-ISPR। जी नाज़रीन, सुन रहे थे आप DG-ISPR का स्टेटमेंट, वो गुफ्तगू कर रहे थे निजी टेलीविजन से, निजी चैनल से। बात यहाँ पर मुख्तसर से यही है कि वही बात जो हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, DG-ISPR ने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि इस वक्त आने वाले वक्त में भारत के अज़ाइम क्या हो सकते हैं, और वो जिनका जिक्र आज कर रहे थे ये वही बातें हैं जो पिछले कुछ माह कबल भी और अब भी हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनका अदा कर चुके हैं, इंटीमेट इंटरनेशनल कम्युनिटी को कर चुके। पुलवामा अटैक जिसकी हमने अपने इंट्रो में भी बात की थी कि किस तरह से उन्होंने एक बारूद से भरी हुई गाड़ी पकड़ी और उसको उन्होंने कहा कि जी इसका ताल्लुक जोड़ने की उन्होंने कोशिश की। अब यहाँ पर जरूरत यह है कि इस तमाम सिनेरियो में हमें क्या करने की जरूरत है। हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो इन चीजों के लिए क्या एफर्ट्स कर रहा है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लेवल पर किस तरह से इंगेज कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस आयशा फारूकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा। जी वालेकुम सलाम। आयशा साहिबा, अभी हमने DG-ISPR साहब की गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपके इल्म में भी तमाम चीज़ें और डेफिनेटली हैं। अब मुझे ये बताएगा कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो वज़ीर आज़म है वो तो कई दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटीमेट कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो भारत के इस वक्त जो अज़ाइम है और जो जारहाना अज़ाइम है जो वो कर सकता है किसी भी किस्म की महाजर आए। क्या आप लोग की एफर्ट्स हैं, क्या आप लोग की तैयारियां हैं, किस तरह से आप लोग को डिप्लोमेटिकली आपने मुख्तलिफ ममालिक को इंगेज किया हुआ है, थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, जैसे आप जानते हैं कि कई माह से, बल्कि मैं कहूँगी जब से मोदी हुकूमत दोबारा री इलेक्ट होके आई है, तो एक उनके जो हिंदुत्व का एजेंडा है
उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप एक एक्सेलरेशन देख रहे हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में मासूम जानों का मुसलसल उनके ऊपर एक बर्बरियत जारी है। भारतीय फौजी जो हैं, काबिज फौज, उन्होंने मासूम कश्मीरियों के ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जो हैं वो बहुत इंटेंस हो गई हैं। ऑपरेशन जो है और जो उनके ड्रैकोनियन लॉज हैं उनके तहत पकड़ धकड़ और का सिलसिला जारी है। हद तो ये है कि शहादतों के बाद जो मैयतें हैं वो भी लवाहिकीन को नहीं दी जा रही ताकि उनकी अजियत में इजाफा हो। तो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा बगौर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक आउटरीच के तहत वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, तमाम वज़ारत ख़ारजा और हमारे सफारत खाने इस भरपूर डिप्लोमेटिक आउटरीच का हिस्सा हैं। और आज अगर आप स्टेटमेंट्स देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन, OIC की तरफ से और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत का जो असली रूप है वो बेनकाब हो चुका है और दुनिया अब जाग उठी है कि भारत किस तरह से क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मुर्तकिब हो रहा है अब जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अच्छा, OIC के लिए मुझे याद है कि इससे पहले भी खत लिखा गया था और हमने ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से, शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, उन्होंने इजलास बुलाने की भी बात की थी। हमने ये भी देखा कि इस वक्त जो हमें बताया भी जा रहा है कि फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश भी है, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया है वो उसके कई फ्रंट्स हैं जो वो खोल के बैठा हुआ है। एक तरफ चाइना के साथ लद्दाख वाले मामले पर टेंशन है जिसको वो डेफिनेटली उस तरह से रिप्लाई नहीं कर पा रहा, तो वो शायद समझ रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ एक महाजराई करके पाकिस्तान को इस तरह से एंगेज करके दुनिया की इधर फोकस कर लेंगे, तो फोकस शिफ्ट करने की एक साजिश, उसके इंटरनल मैटर्स। तो अब यहाँ पर प्लस जो कश्मीर में कोरोना को लेकर इस दौर में जब हर कोई अपने अपने कोरोना की जंग लड़ रहा है, ऐसे में भारत के जो अज़ाइम है उसमें कमी नहीं आ रही। OIC के इजलास की भी बात की, क्या आप देखती हैं कि जल्दी उसको बुलाया जाएगा? किस तरह से इस चीज को काउंटर किया जाएगा, भारतीय अज़ाइम को, उसके मज़मूम मकासद को? जी बिल्कुल, OIC से भी कंटिन्यूसली राब्ता है। अभी कुछ ही चंद ही दिनों पहले OIC सेक्रेटरी जनरल से दोबारा वज़ीर ख़ारजा की एक तफसीली गुफ्तगू हुई है और जो नई डेवलपमेंट्स हैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के हवाले से, जैसे आप जानती हैं 2 दिन पहले 13 मासूम कश्मीरियों को उन्होंने एक ही दिन में उनकी जानें ली हैं और इस तरह की कई वाक़यात हैं जो मुसलसल हो रहे हैं। आपने कोरोना वायरस के हवाले से बात की। बहुत अफसोस की बात है कि जब पूरी दुनिया इस वायरस को काबू करने के में मसरूफ़ है, इसकी आड़ में भारत जो है अपने मज़मूम अज़ाइम को आगे बढ़ा रहा है। तो OIC से भी बात जारी है और इंशाल्लाह ये मुसलसल कॉन्टैक्ट हमारा है और OIC ने कश्मीर के हवाले से कई दिहाइयों से एक रोल प्ले किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आइंदा भी इस रोल को मजीद जामे तौर पे OIC भी करेगा और बाकी तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, जिनको हम मुतवातर तौर पे कश्मीर के हालात से बाखबर कर रहे हैं और भारतीय अज़ाइम जो हैं जिन पे अब हमें कोई शुबा नहीं है और जिस पे अब बहुत क्लियरली उभर के आ रहे हैं कि उनकी क्या अज़ाइम है। डोमिसाइल लॉ के हवाले से जिस तरह वो कश्मीरियों की शनाख्त छीनने के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो सब बावर कराया जा रहा है। फॉरेन ऑफिस, हमारे सफारत खाने मुसलसल तौर पे जो हमारे इंटरनेशनल इंटरलॉक्यूटर्स हैं उनके साथ राब्ते में हैं और आगही और ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे इस डिप्लोमेटिक आउटरीच को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। आयशा साहब, मुख्तसरन जानना चाहूंगी कि OIC के अलावा ऐसे कौन से फोरम्स हैं जहां पर ये मामला उठाया जा सकता है या फॉरेन ऑफिस की जानिब से उठाया जा रहा है? जैसे आप जानती हैं 5 अगस्त के यूनिलैटरल और इलीगल एक्शंस जो हुए थे, उसके बाद से UN सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला उठाया गया था। 55 साल बाद 2 दफ़ा UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर के हवाले से ब्रीफिंग ली है।
अपने UN के लोगों से। उसके अलावा UN सिक्योरिटी काउंसिल को वजीर खारजा ने कई दफ़ा अपने खतूत में कॉम्प्रिहेंसिवली जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बात की है और सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में मुतवातिर तौर पे आगाही उनको भी दी है। इसी तरह OIC का जो इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें भी ये बात उनसे भी बात हुई है और उन्होंने बहुत ही पुरजोर तरीके से कश्मीर में जो हालात हैं उनकी मजम्मत की है और हिंदुस्तान को बावर कराया है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं जिसका सिग्नेटरी खुद इंडिया है उसकी वायलेशन वो कर रहा है। इसी तरह UN ह्यूमन राइट्स कमीशन जो जिनीवा बेस्ड है उन्होंने बहुत कई बार इन तमाम मामलात को उठाया है और उनके साथ उनके तमाम मेंबरान जो हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के उनके साथ हम राब्ते में हैं और वो भी एक फोरम है जिसकी बात सुनी जाती है दुनिया भर में और जिसने कश्मीर का जो मामला है वो उठाया है और इस पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार भी किया है और इस पे मजीद बातचीत आगे हो रही है। ओके आयशा फारूक साहब, दैट्स रियली ब्रिलियंट। द लास्ट क्वेश्चन इज कि हमने ये देखा कि पिछले दिनों जो एक एंटी इस्लामिक और इस्लामिक फोबिया के तौर पर और जो जिस तरह से किया गया और वहां पर जो था उसका एक फ्रंट है जो भारत इसका खोले बैठा है। पिछले दिनों हमने देखा कि अरब वर्ल्ड ने भी उसको नोटिस किया और उसका इंडिया की जो पॉलिसीज थी खासतौर पर एंटी इस्लामिक और इस्लामिक फोबिया वाला जो एक एलिमेंट था, फैक्टर था, उस पर एक बैकलैश भी आया था। क्या उसको भी फिर आपने अरब वर्ल्ड के थ्रू उनसे राब्ते हैं, उनको किसी तरह से इंगेज किया कि हाँ जी, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हमने कोरोना यहाँ से भेज दिया कश्मीर में और इन जमातों के थ्रू, मुजाहिदीन के थ्रू? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरे ख्याल में से सबसे पहले जो बुनियादी बात हमें समझने की ज़रूरत है वो ये कि RSS का एजेंडा जो है अब हुकूमती सतह पे और हुकूमती इदारों के ज़रिए आगे फैलाया जा रहा है आज के भारत में और इस हिंदुत्व के एजेंडे को आगे प्रमोट करने में भारतीय मीडिया का एक बहुत कलीदी किरदार उभर के आ रहा है और ये जो तासुब की आइडियोलॉजी है और खौफ और नफरत की आइडियोलॉजी जो है ये भारत से बाहर रहने वाले भारतीय शहरी जो डायस्पोरा है उनमें भी बड़ी तेजी से फैल गया है, जिसका इशारा आपने किया कि गल्फ में भी, गल्फ के ममालिक में एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस तासुबाना आइडियोलॉजी की जेर असर आ रही है और उसका एक उन्होंने इजहार किया है और उसके ऊपर एक बैकलैश आया गल्फ ममालिक में, कई ममालिक में इसके ऊपर कुवैत में हुआ, UAE में हुआ, आला सतह पे इसका नोटिस लिया गया। तो जो पहले भी बात कही है कि भारत का जो असली रूप है वो अब दुनिया के सामने उभर के आ रहा है और बेनकाब हो चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आयशा फारूकी साहबा, हमसे गुफ्तगू करने का, PTV न्यूज़ के लिए टाइम निकालने का। नाज़रीन, मुख्तसर से बात कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो उसका असल चेहरा है उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है, जो उसके मज़मूम मकासद हैं उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते स्टे विद अस। पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर मुल्क में फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने और मुकामी तिजारत को फरोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोविड-19 स्मगलिंग की रोकथाम ऑर्डिनेंस 2020 के तहत तमाम शेड्यूल्ड अशिया की मुल्क से बाहर स्मगलिंग पर मुकम्मल पाबंदी। FBR की जानिब से शेड्यूल्ड अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, कानून नाफिज करने वाले इदारों के इख्तियारात में इजाफा, मुकदमात पर कार्रवाई की मुद्दत 1 माह मुकर्रर, मुजरिमों को 10 साल तक सजा और ममनुआ अशिया की जब्ती। स्मगलिंग की इत्तला देने वालों को 10% इंसेंटिव। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने, स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क का साथ दें। FBR।
पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हक़ाइक़ के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है। खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो, पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना। क्यों, कब, कहां, कैसे और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर दुरुस्त, हर वक्त, हर वक्त, सिर्फ टीवी न्यूज़ पर। जनाज़े प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इससे कबल फर्स्ट सेगमेंट में आपने सुना DGISPR गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बताया कि इस वक्त बेसिकली एक्सपोज किया कि भारत के सब मज़मूम मकासद क्या हैं और इस वक्त उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर भी उन्होंने बात की। जेडे रिटायर्ड अमजद शेर साहब भी हमारे साथ इस टेलीफोन स्काइप पर मौजूद हैं, वीडियो लिंक पर, उनसे ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनरल साहब, हम DGISPR की गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने बताया बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली बताया कि किस तरह से भारत जो है वो क्या सोचे बैठा हुआ है, किस महाज आराई के वो मूड में है, किस तरह से उसने अपने फोकस को शिफ्ट करना है, किस तरह से उसकी कितने चीज़ों का उसको सामना है, फ्रंट्स का जो वो खोले बैठा है। इंडिया चाइना का मामला है, खुद उसके अंदरूनी हालात हैं, कोरोना का मामला है, बहुत सारी चीज़ें, उससे चीज़ें नहीं संभल रही, तो वो एक महाज आराई के मूड में। आपको क्या लगता है पाकिस्तान, वो ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा ले लेना या एक बड़ा हमला कर देना फ्लैगशिप वो ड्रामा करने के बाद जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट है ये, और उसके बाद दुनिया के जो तमाम टेंशन है उसको डाइवर्ट करने में वो कामयाब हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मोदी इस वक्त बिल्कुल घिरा पड़ा है, उसके ऊपर एक तरह का इम्तहान है। जैसे DGISPR ने भी एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी जगहों पे उनकी पॉलिसी नाकाम है, उसको मसाइल का सामना है, और इन चीजों की वजह से आपने देखा कि खास तौर पे अब जो चाइना का किस्सा हुआ है, अफगानिस्तान में आप देख लीजिए कि वहां उनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, और अभी वो उस जो पीस एग्रीमेंट हुआ है उसको सबोटाज करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन बारसूरत वो चल रहा है। और इसी तरह चाइना का मसला है, वहां भी देख लीजिए। फिर इंटरनल इश्यूज आपने देखा कि कोरोना से रिलेटेड DGISPR ने बातचीत की, कश्मीर काबू में नहीं आ रहा, ह्यूमन राइट्स के मसले हैं जो बाहर से बड़े क्रिटिसाइज हो रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि मोदी ने अगर थ्राइव किया है तो उसने सिर्फ और सिर्फ एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान नारों पे या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करके थ्राइव किया। उनके लोग जो है, उनकी कुछ नफ्सियात ऐसी बना दी गई है कि आप देखिए पुलवामा के वाकये से पहले वो 5 रियासतों में इलेक्शन हारा, और उन 5 के समेत वो सब रियासतों में तकरीबन सब में वो इलेक्शन जीत गया। जैसे पुलवामा और पाकिस्तान के खिलाफ उसने कहा हमने बालाकोट कर दिया, 300 लोग मार दिए। लोग दीवाने हो जाते हैं उनके, क्योंकि वो डिपेंड करता है सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी पे, और हिंदू कम्युनिटी जो है उसकी उसने साइकी यूं बदल के रख दी है कि वो हर वक्त वो चाइना कुछ करे, ये करे, लेकिन अगर उनके कान में ये डाल दिया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने ये कर दिया, तो वो बाकी दुनिया की सब चीजें भूल जाएंगे। आज वहां पे भूख नंग है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, पहले से कहीं ज्यादा इकोनॉमी नीचे जा रही है, बैंक कई उनके बैंकरप्ट हुए हैं, लेकिन वो दुनिया उसको चैलेंज नहीं करेगी द मोमेंट ये पाकिस्तान की तरफ लपकता है। अब उसने जंग का एक माहौल पैदा कर दिया। ये देखिए, ये बेमकसद नहीं था कि उसने 2 पाकिस्तानी स्टाफर्स को जो वहां से एम्बेसी से उन्होंने निकाला, ये एक तरह का, आप देखिए वो क्वाडकॉप्टर हमने गिराए, जो कुछ हो रहा है ये एक्चुअली जंग का माहौल पैदा किया जा रहा है, और इसमें फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिर्फ एक बहाना देने के लिए, जस्टिफिकेशन लेने के लिए कि हमने पाकिस्तान के ऊपर अगर चढ़ाई की है तो हमारे पास जस्टिफिकेशन है, और वो ये क्यों ना करे, क्योंकि अक़वाम आलम ने इस चीज को तस्लीम किया। आप देखिए कि जब पुलवामा का वाकया हुआ उसके बाद उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, और शाम तक उसको इंटरनेशनल हमायत मिल चुकी थी। नतीजा ये कि जब वो गए बालाकोट पे, किसी ने भी उनकी मजम्मत की, दुनिया में किसी ने नहीं की, बल्कि ये तक कहा हुआ था अमेरिका ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। ये वो चीज है, ये वो बैकिंग है इंटरनेशनल जो उसके काम को लेजिटिमेसी दे रही है, और वो आज भी उसके पास है।
हम इफेक्टिवली ये दुनिया को नहीं बता सके कि जनाब हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे यहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। ये वो चीजें थी जो हमने करनी थी, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीकाकार ये था कि जब इंडिया हमें पुलवामा का कोई सबूत नहीं दे सका तो हमें उन मुल्कों को कांटेक्ट करना चाहिए था जिन्होंने उसको लेजिटिमेसी दी, जिन्होंने कहा जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। ठीक है, उनको कन्फ्रंट करते, उनको भाई ये सब ओके जनरल साहब, आई गेट बैक टू यू। मैं जरा डॉक्टर रिफत हुसैन जो है सीनियर एनालिस्ट है, उनको भी जरा मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर रिफत साहब, यहाँ पर मसला ये है कि अभी हम बात कर रहे थे, DGISPR साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत इस वक्त क्या सोचे बैठा है, क्या उसकी प्लानिंग है, और पुलवामा अटैक जैसा एक और चीज कर सकता है जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसने पहले से भी किए। जनरल साहब, उसके बाद आयशा फारूकी साहबा भी बता रही थी कि कहाँ कहाँ किस किस फोरम पे हम इन मसलों को और इन बातों को, इस इशूज को हम रेस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मैक्सिमम जो है हम उसको इंगेज कर सके। जनरल साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, आप सुन रहे थे। मुझे ये बताएगा कि ये पाकिस्तान जो है वो क्या ये अपने दुनिया को ये बावर कराने के लिए जो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो राब्ते करने होते हैं या जो स्टेप्स लेने होते हैं, जो एफर्ट्स, उसमें किस हद तक हमारी डिप्लोमेसी कामयाब रही है पिछले कुछ दिनों में, और स्टिल अभी क्या की बात कर रही हूँ। रिफत हुसैन साहब, आवाज आई आपको? DGISPR, जी आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो वो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनके पास कई ऑप्शंस थी जो कि पहले भी DGISPR जो पहले जो बाबर इफ्तिखार साहब से पहले जो साहब थे, आसिफ गफूर साहब, वो भी इस्तेमाल करते हैं। वो ट्वीट कर देते हैं या एक कमेंट दे देते हैं। ये जो एक खास इंटरव्यू पूरी तैयारी के साथ उन्होंने हामिद मीर साहब के साथ जो किया है, और जिसका बुनियादी तौर पर फोकस जो है वो हिंदुस्तान के जुनूनी का जो जंगी जुनून है, वहाँ पे जो कैफियत है, वहाँ पे जो हालात हैं, जिनका सारा सबका बड़े अच्छे तरीके से जिक्र जो है जनरल अमजद शोएब ने किया, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू के तौर पर इसको नहीं लेना चाहिए। इट्स ए पॉलिसी स्टेटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि हिंदुस्तान अगर इस किस्म की हमाकत करेगा तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। तो पहली तो ये एक बॉटम लाइन है पाकिस्तान की कि इसके हवाले से वो पाकिस्तान की जो पूरी तैयारी है वो मौजूद है। पाकिस्तान ये बारहा ये कह चुका है कि वो जंग नहीं चाहता, वो अग्रेशन नहीं चाहता, वो एक असर्टिव डिप्लोमेसी के हवाले से जो दोनों मुल्कों के मसाइल है उनको हल करना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से मुसलसल ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए, और हिंदुस्तान के उस बयानियों को जो कि काफी मतरूक भी हो चुका है और पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है, उसकी तरफ हालात को वापस ले जाया जाए। उन हालात को देखते हुए ये जो DGISPR की जो स्टेटमेंट है, मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखता हूँ। और दूसरी बात जो आपने कही कि क्या पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हुई हैं, तो मेरे ख्याल में देखें जैसे हम अक्सर इंटरनेशनल रिलेशन के वास्ते कहते हैं, इट टेक्स टू टू टैंगो। तो जब तक दोनों तरफ से जो है वो कोई एंगेजमेंट नहीं होगी तो पाकिस्तान यूनिलैटरली अपने तौर पे बैनुल-अक़वामी तंजीमों के हवाले से भी, उसमें जो UN की जो ऑब्जर्वेशन OSCE के हवाले से भी पाकिस्तान जो है वो उनके हवाले से दरवाजा उनका खटखटाता रहेगा, लेकिन उन कोशिशों का कोई असर जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर नहीं होने वाला। अगर इफ इंडिया इज डिटरमिन्ड टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स myriad of domestic problem, उसके बाद से अगर पाकिस्तान को टारगेट करना चाहता है, अगर if a country is hell bent on committing aggression against पाकिस्तान, वो उसके लिए बहाना कोई भी हो, वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो या कोई और बहाना तलाश करके, या LOC की जो लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह एस्केलेशन हुई है और काफी झड़पें भी वहां पे हुई हैं, उनके दो ड्रोन भी मार गिराए गए हैं, और हिंदुस्तान ने मजीद पाकिस्तान के जो 2 सफारतकार हैं उनको भी मुल्क से निकाल दिया। तो दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ इंडियाज अग्रेशन और इंडियाज शेप ऑफ थिंग्स टू कम फ्रॉम इंडिया।
उन चीजों के जवाब देने के लिए मेरे ख्याल में DGISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जो कुछ कहा वो हमने भी सुना, आपने भी सुना और उसके ऊपर तबसरा भी हम करते रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो DGISPR की तरफ से देना, उसका आना बड़ा लाजमी था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो मुतजाद बयान आ रहे थे उसके वाले से इमरान खान साहब ने भी फास्ट फ्लाई के ऑपरेशन की बात की है, शाह महमूद कुरैशी ने भी बात की है, लेकिन उसके हवाले से एक मिलिट्री का जो व्यू पॉइंट है, मिलिट्री का जो स्टैंड पॉइंट है, उसको आर्टिकुलेट करने के लिए उन्होंने इस इंटरव्यू का फोरम जो है उसको इस्तेमाल किया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वापस आती हूँ। जनरल साहब, अभी डॉक्टर रिफत हुसैन साहब ने भी निशानदेही की जो LOC की वायलेशन हो रही है और जो कि मुस्तकिल जारी है, मतलब कभी वो बहुत ज्यादा उसमें एग्रेशन होता है, कभी वो शायद थोड़ी सी माइल्ड होती है, बट स्टिल DGISPR साहब यही कह रहे थे कि जिस तरह से LOC की खिलाफ वर्जी होती है, वायलेशन होती है, तो उस पर हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी आबादी को हम जब उस पर रिटेलिएट करते हैं, जब रिबटल होता है हमारी तरफ से, तो हमारी तरफ से उनकी आबादी पर, यानी जो लोग वहां पर रह रहे हैं, शहरी आबादी है, उनको निशाना कम से कम नुकसान हो, उनको टारगेट ना करें। लेकिन जब वहां से वायलेशन होती है तो उनकी सबसे फर्स्ट उनकी जो प्रायोरिटी है वो ये कि हमारी जो शहरी आबादी है, जो उसको निशाना बनाया जाए। और इसके नतीजे में अब तक कितनी ही शहादतें हो चुकी हैं, कितने ही लोग वहां पर जख्मी हैं। तो इसको ये किस तरह से रोकने की जरूरत है और इसके पीछे क्या मकसद आपको नजर आता है भारतीय जारियत का? देखिए, बात यह है कि मोदी के हुकूमत में आने के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर बड़े शद्दोमत से ये जारी रहा और ये रहेगा, क्योंकि मोदी ने यही हुकूमत में आने से पहले यही वादे किए थे कि मैं पाकिस्तान को इसी भाषा में जवाब दूंगा, हम पाकिस्तान को ये करेंगे, वो करेंगे। सो नेचुरली ये चीज तो रहेगी और जो सिविल पॉपुलेशन है हमारी, उसके दफा के लिए, बचाव के लिए हमने कुछ बंकर भी वहां बना के दिए हैं, मजीद बनाने चाहिए, क्योंकि इंडिया तो कर इसी वजह से ये रहा है कि आपकी सिविल पॉपुलेशन में डिससेटिस्फैक्शन हो आपके बारे में, वो एहतजाज करें, वो बाहर निकलें और कहें कि जी ये तमाशा बंद करें। ये वो चीज है जो वो करना चाह रहा है और इसमें उसने नुकसान उठाया उसके अपने फौजी, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी प्रिसीजन किस्म की फायरिंग होती है, जो कि बड़ा, यानी आप जब फायरिंग नहीं भी हो रही तो इस मामले में आप होमवर्क करते रहते हैं कि अगर हुई तो मैंने फलां डिफेंसेस जो है उनको एंगेज करना है, तो आप अपने डेटा तैयार रखते हैं। तो नेचुरली बड़े साइंटिफिक तरीके से ये काम किया जाता है और उनकी बहुत कैलिटीज हुई हैं इस मामले में और फौजी कैलिटीज हुई हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, ये मोदी की अपनी सर्वाइवल का मसला है। वहां पे जिन नारों के जरिए वो आया है वो इन्हीं पे सियासत करता है, लिहाजा वो जारी रखेगा। तो अपनी पॉपुलेशन के दिफा के लिए हमें सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं देनी, बल्कि उनके लिए जो नेचुरल एक जो दिफा का इंतजाम है, जो बंकर्स हैं, चीजें, वो क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज, जो डॉक्टर साहब ने बातें की, मैं उनमें सिर्फ एक इजाफा करना, मैं बिल्कुल उनसे इत्तफाक करता हूं कि अगर भारत इस चीज पे तुल गया है कि उसने एग्रेशन करनी है तो वो एग्रेशन करेगा। जो DGISPR ने कहा है वो मिलिट्री रिस्पॉन्स का उसने कहा है कि करे एग्रेशन, बिल्कुल हमारी तरफ से रिस्पॉन्स होगी विद फुल माइट, और फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आगे वो भारत जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में फिर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इट्स ए ओपन वॉर देन। तो वो तो हो गया। बात यह कि इस सारे किस्से में एक डिप्लोमेटिक आपकी रिस्पॉन्स है, एक है आपकी मिलिट्री रिस्पॉन्स। अगर इस सारे खेल में हमने तो ये कह दिया कि जी हम भरपूर आपको पूरी माइट से जवाब देंगे, लेकिन अगर दुनिया हमें ही अग्रेसर समझती रही, जो कि पिछले मामले में हुआ है कि उन्होंने फौरन इंडिया को कहा कि जी आप चढ़ दौड़े, क्योंकि उन्होंने कहा ये पाकिस्तान करवा रहा है ये काम। तो आज एग्रेशन का शिकार होने के बाद भी हम ही अगर अग्रेसर कहलाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी की, यानी P5 की कम से कम हमायत और उनकी हमदर्दियां भारत के साथ हुई, क्योंकि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, हम कहते हैं फॉल्स फ्लैग, वो समझेंगे कि नहीं ये फॉल्स फ्लैग नहीं था, ये तो एक्चुअल था, क्योंकि पाकिस्तान कराता है ये। तो इसका तोड़ क्या है? मैं तो उस दिन से ये पीट रहा हूं कि भाई जब अभिनंदन का किस्सा हुआ था तो हमने नाचना शुरू कर दिया, छलांगे मारी, लेकिन वो सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स थी। उससे कहीं ज्यादा सेंसिटिव इशू था हमारा बालाकोट पे इनको जाना। सन 1971 के बाद पहली दफा हमारी बाउंड्री क्रॉस हुई। इस पे हमारी हुकूमत को तड़प उठना चाहिए था, सारी दुनिया में शोर मच जाना चाहिए था कि ये हुआ कैसे, ये कैसे जुर्रत की किसी ने कि हमारे आके सोवरेनिटी वायलेट करे। और इस सोवरेनिटी का वायलेट करने के लिए जिन मुल्कों ने साथ दिया था, जिन्होंने इनको हलाशिरी दी थी, उनको पकड़ना चाहिए था, उनसे जाके बात करनी चाहिए थी कि जनाब ये सबूत है हमें जो इन्होंने पेश किए हैं।
क्या आपके पास कोई एडिशनल सबूत आ गया था जिसकी बुनियाद पे आपने कहा कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू अटैक पाकिस्तान? किधर है वो सबूत जो आपने देखा? क्या ये इससे बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत नहीं है आपकी कि जनाब आपने देखा कुछ नहीं और कह दिया कि आप यू रिटेन द राइट टू अटैक? दुनिया को कन्फ्रंट करने की जरूरत है, उन पे असर क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप मुंह से जबान हिलाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, नहीं ठीक है, लेकिन जनरल साहब अभी मैं बात कर रही थी फॉरेन ऑफिस की जो तर्जुमान है आयशा फारूकी साहबा, वो ये तमाम चीजें बता रही थी कि किस किस फ्रंट पे, किस किस फोरम्स पे पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर रहा है और बता रहा है कि बातचीत नहीं की जिन्होंने एग्रेशन को उनको इजाजत दी, वो P5 है, उनसे कोई बात किसी ने नहीं की, उनको कोई सबूत जाके इंडिया का झूठ खोलने के लिए कोशिश की किसी ने? डॉक्यूमेंट्री तरीके से झूठ खोलना चाहिए था, उनके सामने रखने चाहिए थे कागजात के, जनाब ये है, आप बताएं आपके पास क्या था एडिशनल जिसकी वजह से आपने कह दिया इंडिया रिटेन्स द राइट। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि DGISPR ने आज बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि जब हम इसका जवाब देंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, तो भारत इस किस्म की महाजराई करने से पहले ये चीज अपने जहन में रख ले। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, दूसरी जो उनका हिंदुत्व वाला जो उनका एक माइंडसेट है और जो उनकी आइडियोलॉजी है जिसको वो पूरी तौर पे उसका इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसी का नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि अभी हम बात कर रहे थे कि इंतहा तो ये हो गई कि जो एक ब्रिज उन्होंने कायम की है, इस हद तक वो चले गए कि जो कोरोना भारत में फैला है वो भी या तो मुस्लिम इज्तिमात से फैला है, तबलीगी जमातों के जरिए फैला है, या फिर पाकिस्तान ने ये भी साजिश की है मुजाहिदीन के जरिए कश्मीर में और आगे इस चीज को फैलाया है। इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को एड्रेस करने के लिए, इस इश्यू को कैटर करने के लिए वो कौन से फोरम्स है जिनका इस्तेमाल फौरी तौर पर नागुज़ीर है? ये देखिए, मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान को जो UN के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो इदारा है या UN का जो इदारा है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फोरम है जिनके ऊपर बड़े जो है इत्तेफाक के साथ और बड़े वाज़े अंदाज में पाकिस्तान को ये जो कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान की जो अदर मिनॉरिटीज हैं, अक्सर मुस्लिम, उनके साथ जो नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान को सरापा एहतजाज रहना चाहिए और कंसिस्टेंटली अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट का ये हिस्सा बनना चाहिए कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर जो कब्जा किया है, जो 370 की रेवोकेशन उन्होंने की है, जो कश्मीर के हवाले से उसका अदगाम का वो सोच रहे हैं, जो अनेक्सेशन उन्होंने कश्मीर के जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसके वजह से किया, और जो एज एन ऑक्युपाइंग फोर्स उसके अंदर जितनी भी बर्बरियत और जितना भी जुल्म सितम कश्मीरियों के ऊपर हो रहा है वो पाकिस्तान को किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमने थोड़ा सा, और मैं ये भी कहता चलूं कि उसके अंदर हमारी तवज्जो भी थोड़ी सी बटी हुई है, क्योंकि हम कोरोना की मुश्किलात के हवाले से जो वबाया की सूरत में एपिडेमिक प्रोपोर्शंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इजाफा हो रहा है केसेस के अंदर, उसके ऊपर हुकूमत की तवज्जो मरकूज है। और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान भी इसी वजह से ये इस माहौल से फायदा उठाना चाहता है कि जब दुनिया के तमाम ममालिक की, खासतौर पर ग्रेट पावर्स जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी तवज्जो जो है वो कोरोना के हवाले से मरकूज है और हिंदुस्तान इससे फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जारियत का इर्तिकाब कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये एक पाकिस्तान की एक जो स्ट्रेटजी है उसको जो है वो मजबूत बनाने के लिए एक ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस है उसकी जो कंसिस्टेंट और ब्रूटल तरीके से हिंदुस्तान की तरफ से जो उसकी खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान को मुसलसल एहतिजाज करना भी चाहिए और साथ साथ पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाना चाहिए और खत लिखना चाहिए। और सिक्योरिटी काउंसिल के जो UN के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी आज से आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने कॉल की थी कि इस वक्त कोरोना की वबा से निपटने के लिए तमाम मुल्कों के अंदर जंगबंदी का उन्होंने वादा भी किया था, प्रॉमिस भी किया था। तो पाकिस्तान शुड वार्न द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि हिंदुस्तान इस चीज से इनहराफ कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जारियत के मंसूबे बना रहा है। आई होप बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड हिंदुस्तान एज द DGISPR said will not be able to प्ले विद फायर, क्योंकि जब आप फायर के साथ खेलते हैं तो उसके अंदर फिर नुकसान बहुत ज्यादा होता है और उसकी तरफ उन्होंने बड़ा वाज़े इशारा किया है कि कॉन्सिक्वेंसेस विल बी अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल और आपसे करूंगी, भी मैं जनरल साहब की तरफ भी जाऊंगी।
आपको इस वक्त भारत की पोजीशन कितनी वीक नजर आती है? क्योंकि जब DGISPR और ये बात की जाती है कि भारत की मजबूत मकासद है, भारत जो है वो एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ जा सकता है, उसकी जब वजूहात जानने की कोशिश की, उनका उसके कई फ्रंट्स खुले हुए। एक तो इंडिया और चाइना का मामला लद्दाख को लेकर, जाहिर है वो वहां पर उस तरह से वो रिबटल उसका नहीं हो सका। रिलीजियस डिवाइड उसके अपने अंदर उसने की भी है। मकबूजा कश्मीर में जिस किस्म के मजालिम वो कर रहा है और जिस तरह से अब वो पोर्ट्रे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रहा है। फिर अरब वर्ल्ड का एक बैकलैश है जो हमने देखा कि जो जो इस्लामिक फोबिया या एंटी मुस्लिम जो उनके सेंटिमेंट्स और जो तमाम उनकी चीज एक्ट्स रहे हैं, वहां पर उस चीज का नोटिस लिया गया। इस वक्त आपको लग रहा है कि भारत प्रेशर में है? जी मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में स्केप्टिकल, क्योंकि हिंदुस्तान का जो आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन, जो चीज उनकी फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव कर रही है, वो पाकिस्तान के खिलाफ हेटेड है, वो मुसलमानों के खिलाफ हेटेड है, और उसकी राह में वो जो भी चीज रुकावट बनेगी उसको वो ओवरकम करके अपनी उस पॉलिसी को, मुस्लिम कुछ पॉलिसी जो है एंटी पाकिस्तान के वाले से है, वो उसको नाफिज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज से कंफर्ट नहीं लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान के ऊपर उनके मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन मसाइल की बुनियाद को बना के हमें ये नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान के ऊपर इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है। बल्कि मैं तो एक काउंटर आर्गुमेंट ये देना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर बढ़ता है और वो पाकिस्तान की तरफ वो डाइवर्जन के तौर पे, एक डाइवर्जनरी टैक्टिक के तौर पे एक कोई लिमिटेड अग्रेशन या LOC को एस्केलेट करके या उसको हार्ट अप करके या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भी पाकिस्तान जो है वो के खिलाफ जो है जारियत का इर्तिकाब कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अगर आप भी इसका जवाब भी आप देना चाहें, इस पे कोई बात आप करनी चाहें जरूर कीजिएगा, कितना अंडर प्रेशर है इंडिया। लेकिन उसके साथ साथ जो सर लद्दाख वाली जो सिचुएशन है, कहा यह जा रहा है कि कारगिल के बाद जो है वो इस वक्त जो लद्दाख वाला जो इशू है, जो जिस तरह से उन्होंने आगे वो बढ़े चाइना और उन्होंने मेरे ख्याल 2 किलोमीटर तक का एरिया जो है उसको ऑक्यूपाई किया है, तो कारगिल के बाद सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त लद्दाख की वजह से इंडिया में। क्या कमेंट करेंगे इस पर आप सर? नादिया देखिए, लद्दाख का कोई हल इनके पास, इंडिया के पास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पब्लिक को जवाब देना, पब्लिक उनको पूछेगी, लिहाजा उसमें आप देखेंगे कि उसके बारे में झूठे नैरेटिव खड़े जाएंगे। अभी मसलन लद्दाख में उनके कमिश्नर हैं, वहां पे उन्होंने कहा जी चाइना ने जो इलाका हमारा लिया है या जिस तरफ से गया है वो सिर्फ 16 कनाल है। अब देखते जाइए, यानी 3 किलोमीटर अंदर आए हैं, इलाका बड़ा 60 किलोमीटर का है। अब ये नैरेटिव बिल्डअप होने शुरू हो गए हैं और वो जो झूठ बोल के पब्लिक को इस तरह आखिर में आएगा कि नहीं जी वो तो सारा 15-16 गज था, और ये तो एक चैप्टर हो गया। दूसरी तरफ अगर लोग उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, उनको क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो उतनी देर में पाकिस्तान के साथ उनको उलझा दिया जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर दी जाएगी जिससे तवज्जो हट जाएगी। और पाकिस्तान में अगर वो झूठे नैरेटिव में कोई कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने 300 लोग जाके मार दिए पुलवामा में, उधर बालाकोट में, तो ये लोग इनके जो हैं वो इतने बेवकूफ हैं इस मामले में, पाकिस्तान दुश्मनी के मामले में, कि आंखें बंद करके यकीन करके उस पर ढोल बजाना शुरू कर देंगे, खुश हो जाएंगे और मोदी जो है वो पार हो जाएगा, उसका मामला सीधा हो जाएगा। वो ड्रामा ये होगा। लेकिन आप देखिए यहां पे 2 चीजें हैं। एक है भारत के अंदर मुसलमानों के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जो बहुत ज्यादा जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उसमें इस्लामी दुनिया में लोगों ने, पब्लिक ने, जो नोटेबल्स हैं उन्होंने बड़ा तशवीश का इजहार किया, उन्होंने ट्वीट्स भी किए, उन्होंने मजम्मत भी की, लेकिन हुकूमतों ने नहीं की। मुस्लिम गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करती है OIC में, उन्होंने इस्लाम फोबिया पे भारत के खिलाफ एक ग्रुप तक नहीं बनने दिया। ये तो हालत है। आप सरकारी तौर पे जहां से सपोर्ट मिलनी चाहिए वो तो बिल्कुल है ही नहीं, सो उस पर हमें कोई तकिया नहीं करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये बिल्कुल नॉन स्टार्टर, इसका कोई वास्ता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में जो बैठे हुए मुसलमान हैं, वो उनका राइट था प्लेबिसाइट। भारत आज दिन तक प्लेबिसाइट अवॉइड करता रहा, सिर्फ इस वजह से कि उसको पता है प्लेबिसाइट हुआ तो ये पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। फिर वो जितने भी वहां पे शहीद हुए लोग, वो उनको पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन करते रहे, और पाकिस्तान का कौमी तराना क्रिकेट मैचों से पहले फिर स्कूलों में हर जगह पढ़ा जाता रहा। तो मैं ये समझता हूं कि मैं उनको पाकिस्तानी समझता हूं, क्योंकि अगर आपने प्लेबिसाइट वैसे नहीं कराया तो उन लोगों ने तो प्लेबिसाइट करके जवाब आपको दे दिया कि हम पाकिस्तानी हैं। वो इतने इतने बड़े जो जुलूस निकाल के एहतजाज करते हैं, मैं उनके लिए तो बिल्कुल तैयार हूं कि मुझे हर तरह की कुर्बानी देनी है। वो पाकिस्तानी हैं,
और उनके ऊपर बर्बरियत है। लेकिन भारत में जो 21 करोड़ मुसलमान हैं वो भारतीय शहरी हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, सब कुछ है। मुसलमान की हैसियत से मुझे अफसोस है, दुख है, मैं उनके लिए दुआ भी करता हूं, लेकिन उनकी अपनी गैरत कहां गई है? क्या उनके अंदर वो मुसलमान का खून नहीं है जो आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो भारतीय मुजालिम है उनके खिलाफ किस हद तक वो आवाज उठा सकते हैं। ओके सर, प्रोग्राम का टाइम मेरा बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब से भी लास्ट कमेंट ले लूं, वन लाइनर, ताकि प्रोग्राम को एंड करूंगी। जी डॉक्टर साहब, वन लाइनर प्लीज इस सिचुएशन पे। जी मेरे ख्याल में जो जैसा कि पाकिस्तान को हर किस्म की जारियत के मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए और वी शुड नॉट पुट एनीथिंग पास मोदी गवर्नमेंट। एक बात मैं करना चाह रहा हूं नादिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रिफत हुसैन साहब हमसे बात करने का। और जनरल साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान को कश्मीरियों की मुसल्लह जद्दोजहद के लिए दुनिया से हमायत हासिल करनी चाहिए। वो लेजिटिमेट है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के नीचे है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया उसकी हमायत करे। हमने जाके इसके बारे में बात ही नहीं की। हमें यहाँ पे बात सफीर जो रिटायर्ड है वो आके टेलीविजन चैनल्स पे कहते रहे हैं, लेकिन उनके डेलीगेशन बना के बाहर क्यों नहीं भेजे जाते? ठीक है, क्यों नहीं वो दुनिया को कायल करते कि जनाब ये। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर। टाइम हमारे पास है नहीं, अदरवाइज मैं आपसे यकीनन डिटेल में बात करती। मुख्तसरन ये कि हमने इस भारत को बावर करा दिया है कि जो भी उसके मजमून मकासद है, अगर कोई उसने एक और इस किस्म का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की, पाकिस्तान पे जिम्मेदारी डालने की कोशिश की, तो भारत पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे जो भी हो, भारत को भी इसके लिए तैयार रहना होगा। नादिर मिर्जा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।